Hmm? Hi friends. So finally we start this live session. Thanks for your patience. We got late because of some technical problems. I am Dr. Shruti Gupta, consultant gynecologist. Ashwini, the video is again gone. Consultant gynecologist at Cloud9 Hospital, Panchkula. I am not sure if you can see me. I think there is a problem with the video again. Can they hear me? Nobody is hearing you. Yes, is it working from your side? Okay. So you are saying it's going on. Okay. Act- Actually, we don't. Actually, we don't have a right now permanent data. Yes, you are going to apply. Okay. And session. Okay. Okay, so Okay. I'm told that I'm audible here and let me go through this quickly. और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के सबसे इम्पॉर्टेंट पड़ाव जो कि है डिलीवरी ऑफ द बेबी, बिकॉज इजंट दैट द ओनली पर्पस ऑफ प्रेगनेंसी टू हैव अ सेफ हेल्दी बेबी ब्यूटिफुली. सो जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन सबसे पहले आता है वो है कि डिलीवरी कब होगी. जैसे ही कोई कपल प्रेग्नेंट होकर हमारे पास आते हैं सबसे पहले यूजुअली पूछते हैं डॉक्टर साहब डिलीवरी डेट क्या है, उसके हिसाब से हम अरेंजमेंट कर लें. तो जो हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करते हैं वो हम बताते हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के 9 मंथ्स और 7 डेज ऐड करके, विच वी कॉल एज 40 वीक्स. तो अगर हमारा 1 जनवरी को पीरियड आया था तो हमारी ड्यू डेट बन जाती है 8 अक्टूबर, क्योंकि 1 अक्टूबर को हमारे 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए और उसमें 7 डेज और ऐड करके 8 अक्टूबर बन गया. बट एक्चुअली इट इज़ नॉट कि सब लोग अपनी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को ही डिलीवर करेंगे. जो अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकली तो आजकल बहुत कम होता है कि पेशेंट्स खुद नॉर्मल लेबर में आ जाएं और इस ड्यू डेट को डिलीवरी में आएँ. बट मोस्ट कॉमनली अगर नेचुरल पेन स्टार्ट होने होते हैं तो वो एंड ऑफ 9th मंथ में हम एक्सपेक्ट करते हैं. अब एक जो मिसमैच डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच में होता है वो होता है वीक्स और मंथ्स में, कि कितने मंथ्स मतलब कितने वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. सो द बेस्ट वे टू रिमेंबर दिस इज कि एवरी 3 मंथ्स is 13 weeks, not 12 weeks, but 13 weeks. So 9 months becomes 39 weeks and 9 months plus 1 week is 40 weeks, which is the expected date of delivery. So is there any risk? The next question is if there is any risk if baby delivers before the due date. तो इसमें हमारा कैटेगराइजेशन है. जो हमारी ड्यू डेट है वो 40 वीक्स की डेट है. 37 वीक्स यानी कि ड्यू डेट से 20 दिन पहले हमारा बेबी टर्म हो जाता है. तो यूजुअली एनी बेबी हु इज बोर्न आफ्टर 37 वीक्स इज मेच्योर इनफ कि वो इंडिपेंडेंटली अपना आउटसाइड द यूट्रस सर्वाइवल के लिए उनको कोई ग्रेट हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी. रूटीन केयर से हम उस बेबी की देखभाल कर सकते हैं. दे आर कॉल्ड एज टर्म बेबीज. Any baby born between 34 to 37 weeks, that is roughly in the end of 8th month to the first half of 9th month, इन बेबीज़ को हम लेट प्रीटर्म बेबीज़ कहते हैं. उनको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है इन द फॉर्म ऑफ नर्सरी केयर या थोड़ा सा ऑक्सीजन या कभी शुगर फॉल हो जाए तो शुगर की ड्रिप, बट दे आर ऑल्सो ओवरऑल सेफ टू सर्वाइव. Any baby born before 34 weeks is called a preterm baby and उनको डिपेंडिंग ऑन अगेन कि उनकी मेच्योरिटी क्या थी एट द टाइम ऑफ बर्थ डिफरेंट डिग्रीज ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं एंड देयर कैन बी सम चैलेंजेस इन कीपिंग देम हेल्दी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डिलीवरी इन 8th मंथ शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट. ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है. सो मैं इसमें ये बताना चाहूँगी कि 8th मंथ कोई हॉन्टेड मंथ या कोई अलग से कोई मनहूस मंथ नहीं है. ये शायद उस टाइम का चला आ रहा है जब 8th मंथ के बेबीज पैदा होके एक बार के लिए रोते थे, सब ठीक लगते थे, और उसके बाद क्योंकि अच्छी न्यू बॉर्न केयर नहीं थी
तो या तो शुगर फॉल होने की वजह से या फिर लंग्स इन्फेक्शन की वजह से मेनी अ टाइम्स दीज बेबीज हैड टू बी लॉस्ट। सो उस जमाने का एक ये बात चली आ रही है कि 8th मंथ में बेबी पैदा नहीं होना चाहिए, टू द एक्सटेंट कि सम पेशेंट्स थिंक कि डॉक्टर साहब अगर करना है तो या तो 7th मंथ में कर दो या फिर 9th मंथ में, लेकिन 8th में नहीं होना चाहिए। बट ये बिल्कुल बिल्कुल मिथ है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और मेच्योरिटी विद एवरी डे एवरी वीक बेबी की बढ़ती है, तो जितना हम सेफली बेबी का टाइम यूट्रस के अंदर निकाल सकते हैं डेफिनेटली बेस्ट है। बट एनी टाइम अगर हमारे को लगता है कि बेबी यूट्रस के अंदर सेफ नहीं है, तो अगर हमारे को उसको 8th मंथ में भी किसी भी टाइम डिलीवर करना पड़े, सो वी हैव वेरी गुड रिसोर्सेज कि उस बेबी को हम एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ, एक इंटैक्ट सर्वाइवल दे सकते हैं। देन वी कम टू मोड ऑफ डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, आजकल बहुत बड़ा ड्रामा है, डायलेमा है कि क्या पीपल हैव देयर ओन कंसेप्शंस। एंड जो क्वेश्चंस हमें नॉर्मली सुनने को मिलते हैं वो है काफ़ी लोग जो वजाइनल डिलीवरी के लिए बहुत कीन होते हैं, वो शुरू से ही पूछते हैं कि हम क्या करें कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, या फिर डॉक्टर क्या हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो नॉर्मल डिलीवरी इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। अगर हमारी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मली चल रही है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फाइन, और अगर कोई भी इशू नहीं आता, सो गोइंग बाय द फ्लो वी विल लैंड अप इनटू लेबर पेन्स, एंड लेबर पेन्स विल लैंड अप इनटू नॉर्मल डिलीवरी, एंड एवरीथिंग विल बी गुड। सो व्हेन वी आस्क व्हाट वी कैन डू अबाउट कि सब कुछ स्मूथ रहे और ऐसा हो, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है स्पेशली आजकल, वो है वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। So excessive weight gain during pregnancy is usually the greatest hurdle these days to a normal delivery. इसके अलावा सही टाइम पे शुगर्स चेक करवाना, प्रेगनेंसी में जो शुगर लेवल्स हमारे एक्सपेक्टेड होते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉन प्रेग्नेंट लेवल्स। सो डोंट थिंक दैट मेरे को तो डायबिटीज़ नहीं है, मेरे फैमिली में किसी को डायबिटीज़ नहीं है, तो मुझे क्यों शुगर का चेक करवाना चाहिए प्रेगनेंसी में। देर इज़ अ टेस्ट कॉल्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो कि डेफिनेटली 24 to 28 वीक्स के बीच में, यानी कि रफली द एंड ऑफ 6th मंथ ज़रूर करवाना चाहिए। और अगर हमारी शुगर्स एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ शुगर्स से ज़्यादा आ रही हैं, तो वी शुड टेक ऑल मेजर्स टू कंट्रोल द शुगर्स, ताकि बेबी की जो शेप है, जो ग्रोथ पैटर्न है, वो एक नॉर्मल पैसेज थ्रू पेल्विस को सपोर्ट करे। Then the next most important thing is to stay motivated throughout, to stay hopeful and strong enough कि I can take it, I can do it. So staying motivated for a normal delivery, because normal delivery is not just one event, it is a process. जो पूरा लेबर पेन्स आएंगे उसमें throughout हमें अपना ये motivation maintain करना है. Plus staying active throughout the pregnancy and doing some exercises like lunges, squats, walk. ये सारी exercises भी हमारी बॉडी को प्रिपेयर करती हैं कि जब नॉर्मल डिलीवरी का टाइम आए तो हम उसको एक स्पोर्टिंगली ले पाएँ, उसको बेयर कर पाएँ. प्लस वी हैव टू चूज अ हॉस्पिटल दैट सपोर्ट्स नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी एज आई सेड इज अ प्रोसेस. तो अगर एक अकेला बंदा है जिसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो वो 24 घंटे आपके लिए नहीं जाग सकता एक नॉर्मल डिलीवरी इंश्योर करने के लिए. और अगर हमारा लेबर थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस कर रहा है, तो ऐसे में ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सिजेरियन का डिसीजन लेना पड़े, क्योंकि देर इज़ नॉट इनफ टीम टू टेक केयर ऑफ द लेबर फॉरवर्ड, या फिर दे आर अफ्रेड कि अगर मिडनाइट में हमें सिजेरियन की ज़रूरत पड़ गई तो कैसे करेंगे, तो अभी से कर लेते हैं. बट इफ़ वी हैव अ हॉस्पिटल स्ट्रॉन्ग इनफ जहाँ पे हम कॉन्फिडेंट हैं कि राउंड द क्लॉक अगर कभी भी इमरजेंसी सिजेरियन की ज़रूरत पड़ी तो वी विल डू इट, एंड टिल इट इज़ एन इमरजेंसी वी कैन कैरी द लेबर फॉरवर्ड. दैट गोज अ लॉन्ग वे इन इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन दिस रिगार्ड इज कि अगर हमारे को अभी लेबर पेन्स शुरू नहीं हुए थे, पर हमारे डॉक्टर ने बोला कि हमारे को एडमिट होना पड़ेगा और हमारे को आर्टिफिशियल पेन्स इंड्यूस करने पड़ेंगे, तो क्या वाई शुड दैट हैपन, ऐसा क्यों बोल रहे हैं डॉक्टर? तो एज अ डॉक्टर हमारा जो पूरा पर्पस है एंटीनेटल चेकअप्स का, प्रेगनेंसी चेकअप्स का, वो ये है कि हमें कंपेयर करना है कि हमारा बेबी यूट्रस के अंदर ज़्यादा सेफ है या यूट्रस के बाहर ज़्यादा सेफ है. एंड सिमिलरली कि इस प्रेगनेंसी की किसी भी डेवलपमेंट की वजह से प्रेग्नेंट मदर को कोई ऐसा खतरा तो नहीं है जो कि
डिलीवरी से सॉल्व होएगा। तो अगर हमारे को ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है प्रेगनेंसी में, या फिर अगर लिवर प्रॉब्लम आ रही है जिसको हम कोलिस्टेसिस कहते हैं, प्रेजेंस एज इचिंग इन पाम्स एंड सोल्स एंड शोज अप इन लिवर फंक्शन टेस्ट, या फिर हमारा यूरिन में एल्ब्यूमिन लीक हो रहा है, या फिर हम बेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर बेबी के आसपास पानी कम हो रहा है या बेबी अंदर सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है, जो कि उसके ग्रोथ पैटर्न या फिर उसके डॉपलर फ्लोज से हमें पता चल रहा है कि बेबी इज नॉट गेटिंग सफिशिएंट न्यूट्रिशन इनसाइड, देन वी हैव टू वे कि विच वे इज इट बेटर. So if the pregnancy is already 37 weeks, we know that baby is term and mature. And if अगर बेबी अंदर यूट्रस के अंदर कॉम्प्रोमाइज्ड है तो डिलीवरिंग दिस बेबी एट दिस पर्टिकुलर टाइम इज द बेस्ट थिंग टू डू. अगर हम वेट करेंगे नेचुरल लेबर पेन्स का तो पेन्स आए ना आए, पहली बात तो बेबी को यूट्रस के अंदर बिना लेबर पेन्स के भी कोई हार्म हो सकता है. बेबी को ऑक्सीजन की कमी होने से बेबी स्टूल पास कर सकता है जिसको हम मिकोनियम कहते हैं, या फिर बेबी की एक्टिविटी बहुत कम हो सकती है, या फिर बेबी बर्थ पे बिल्कुल लिम्प हो सकता है, नॉट एक्टिव एट बर्थ, or rarely, unfortunately, sometimes the baby can lose its life inside the uterus. So if these things are, we can foresee that these may happen because of any particular signal that we are getting from the pregnancy, it is best to induce pains at that particular time rather than waiting for the natural labor pains to start. इनफैक्ट लेबर पेन्स अपने आप में बेबी के लिए भी एक स्ट्रेस है. तो एक स्टर्डी बेबी जिसको सफिशिएंट ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिल रहा है वो तो लेबर पेन्स को बेयर कर लेगा विदाउट एनी हार्म. बट अगर एक बेबी ऑलरेडी बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है तो अगर हम बेबी को और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज होने का वेट करेंगे तो इवन नेचुरल लेबर पेन्स के दौरान बेबी या तो मेकोनियम पास कर लेगा या फिर बेबी की हार्ट बीट डाउन जाने लगेगी, जो कि फिर एक सिजेरियन का कारण बन जाएगा. प्लस वी आस्क इज इट सेफ टू इंड्यूस आर्टिफिशियल पेन्स, और लोगों को एक शक होता है कि आर्टिफिशियल पेन्स में तो बहुत दर्द होता है. तो these things are also not true. The labor pains artificially given are absolutely safe. These days we have beautiful medicines which work just like natural labor pain, and we can mimic natural labor very closely even with artificial pains. जो पेन ज़्यादा होने का सवाल है, एक्चुअली दैट्स ऑल्सो नॉट ट्रू, बट द ओनली कैच हियर इज कि इंड्यूस लेबर में हमारे को एडमिशन शुरू से करना पड़ता है फ्रॉम द टाइम दैट वी गिव द फर्स्ट पेन. तो इसलिए ड्यूरेशन ऑफ एडमिशन या ड्यूरेशन ऑफ लेबर जिसको हम कहें, अगर हम एडमिशन से काउंट करें तो वो थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है एज कम्पेयर टू नेचुरल लेबर, जिसमें यूजुअली जो अर्लीस्ट पार्ट ऑफ लेबर है वो घर पे ही निकल जाता है विद माइल्ड पेन्स, जिसको यूजुअली उतना काउंट नहीं किया जाता इनटू द लेबर पेन्स. अगर हम लेबर पेन्स जब स्टार्ट कर रहे हैं तब यूट्रस का माउथ टाइटली क्लोज्ड है, दैट इज द ओनली कंडीशन जब हम ये सोचते हैं कि इंड्यूस्ड पेन्स आर लाइकली टू फेल, या फिर हमारे को नॉन प्रोग्रेस की वजह से सिजेरियन की जरूरत पड़ने के चांसेस ज्यादा हैं. अब जब हम मोड ऑफ डिलीवरी की बात करते हैं तो आजकल क्लियरली 2 ग्रुप्स बन गए हैं. देर इज वन ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जो बोलते हैं कि हम नॉर्मल डिलीवरी ट्राई ही नहीं करना चाहते डॉक्टर, आई वॉन्ट टू गो फॉर अ सिजेरियन, आई विल नॉट बी एबल टू बेयर लेबर पेन्स. And there is another group who say कि we want to do anything to get a normal vaginal delivery. So we have to counter both actually, because it is practically not a matter of choice. अगर हम सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी की बात करें कि उनका फ़ायदे नुकसान क्या हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी डेफिनेटली हैज़ इट्स ओन चार्म. बहुत सिंपल शब्दों में बात करें तो इट इज़ अ नेचुरल पाथ, वहीं से प्रेगनेंसी की शुरुआत हुई थी, and when the product is ready it is coming out through the same way. So what could be more beautiful than that? जो लोग इससे डरते हैं क्योंकि हमारे को लोकल वहाँ पे पेरिनियम में स्टिचेस लगेंगे या पेरिनियम में कट लगेगा, तो उनको हम ये रीएश्योर करना चाहते हैं कि इट इज़ एब्सोल्युटली कंफर्टेबल टू डू दैट. और उस समय हम लोकल एनेस्थीसिया देके द पेशेंट डज नॉट इवन गेट टू नो व्हेन द कट इज गिवन और व्हेन द स्टिचेस आर मेड, and they just wake up fine. They say कि wow doctor it was great, we didn't even get to know about it. और सिजेरियन का अगर हम एडवांटेजेस देखें ओवर अ नॉर्मल डिलीवरी या फिर प्रोज एंड कॉन्स देखें तो सिजेरियन में येस वन थिंग इज कि हमारा पेरिनियम अनडिस्टर्ब्ड रहता है. अगर हमारे मल्टीपल नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं तो आगे चल के यूट्रस के डाउन जाने के चांसेस या फिर प्रोलैप्स होने के चांसेस या कभी कभी यूरिन का थोड़ा सा कंट्रोल करने में दिक्कत आने के चांसेस इन ओल्ड एज
थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम सिजेरियन डिलीवरी करते हैं तो हमारा फ्यूचर सारी डिलीवरीज थ्रू सिजेरियन होनी मोर लाइकली हैं, और अगर इन द फ्यूचर हमारे को किसी भी एब्डोमिनल सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें एक डिफ़िकल्टी आने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज दैट एब्डोमेन हैज़ ऑलरेडी बीन ओपन्ड एंड रीक्लोज्ड। तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं ऑफ नॉर्मल डिलीवरी एंड सिजेरियन डिलीवरी, जो हम डेफिनेटली चाहते हैं कि पेशेंट को पता हो, अगर स्पेशली अगर वो बाय चॉइस नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल अवॉइड करके सिजेरियन के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा एक बहुत कॉमन शिकायत जो हम कभी कभी सुनते हैं वो है कि हमारे सब कुछ नॉर्मल था, थ्रू आउट द डॉक्टर टोल्ड अस दैट द प्रेगनेंसी इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट एंड टाइम पे जब पेन्स आ रहे थे तो हमारे को सिजेरियन एडवाइस कर दिया। सो व्हाई डिड दैट हैपन? सो दैट इज अगेन वी हैव टू रियलाइज कि इट इज नॉट इन योर हैंड्स और आवर हैंड्स एंटायरली टू लैंड इनटू अ नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि डिलीवरी का मज़ा सिर्फ नॉर्मल होने का नहीं है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बेबी शुड बी फाइन, बेबी शुड बी एक्टिव, एंड बेबी को कोई ऑक्सीजन की कमी या कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बेबी के ब्रेन पे नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग लेबर। एंड समटाइम्स व्हाट वी गेट टू सी इज कि या तो बेबी अपनी जगह बना ही नहीं पा रहा है नीचे आने के लिए, उसका या तो पोजीशन या सिचुएशन इस तरह से है, या उसका साइज और रिलेटिवली हमारी पेल्विस का साइज इस तरह से है कि बेबी इज नॉट फाइंडिंग द वे डाउन, जिसको हम कहते हैं अरेस्ट ऑफ डिसेंट, कि बेबी नीचे नहीं आ रहा। तो इसके लिए बहुत सेट प्रोटोकॉल्स हैं। इट इज़ नॉट कि मेरा मन कर रहा है कि और ट्रायल ना दूँ तो मैं सिजेरियन कर दूंगी। इसके लिए वी हैव पार्टोग्राम्स, वी नो कि एट दिस लेवल वी हैव टू टेक दिस एक्शन, वी कैन इंक्रीज द पेन्स, वी कैन मेक द पेशेंट वॉक, वी कैन इंश्योर हाइड्रेशन। अगर सब कुछ करके भी विद इन दिस स्पेक्यूलेटेड टाइम हमें जो रिक्विजिट प्रोग्रेस है वो नहीं मिल रही है, तो गोइंग बियॉन्ड दैट स्टेज, वेटिंग बियॉन्ड दैट पॉइंट कि कोई बात नहीं और लेट हो जाएगा और लेट हो जाएगा, इंक्रीजेस द कॉम्प्लिकेशन रेट्स विद नॉर्मल डिलीवरी। हमारा बेबी भी एट रिस्क आ जाता है, क्योंकि बहुत प्रोलॉन्ग लेबर लेने से बेबी को एस्फिक्सिया होने के चांसेस, बेबी को ऑक्सीजन की कमी होने के चांसेस हो जाते हैं। प्लस जब इतने इम्पैक्टेड लेबर के बाद अगर डिलीवरी हो भी पाए तो उसमें पेरिनियल टीयर्स होने के चांसेस या मैटरनल इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस स्टैटिस्टिक्स इट इज़ अ स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन कि इसके बियॉन्ड अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सिजेरियन इज़ अ सेफर मोड ऑफ डिलीवरी, और उसमें कोई डिसअपॉइंट होने की या किसी को ब्लेम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना तो खुद को, ना as a family we should blame the girl for not being able to bear the labor or not being able to do the normal delivery, ना हमारे को अपने डॉक्टर पे शक करना चाहिए, because we are sure that we were at the best place with the best doctor and they are doing their best to ensure the safest delivery. Sometimes we can see signals of the baby not tolerating the labor pain, like अगर बेबी की हार्ट बीट बार बार हमें दिखे कि ड्रॉप हो रही है, द नॉर्मल हार्ट बीट इज बिटवीन 120 to 160 बीट्स पर मिनट, बट अगर एक विजिबल डिसेलरेशंस आ रहे हैं हार्ट बीट में विद कॉन्ट्रैक्शंस या विदाउट कॉन्ट्रैक्शंस, या फिर जब बेबी के आसपास का वाटर या लाइकर डिस्चार्ज होता है और उसमें अगर हम देखते हैं कि बेबी ने पॉटी कर रखी है, मेकोनियम मिक्स्ड है उस लाइकर में, दैट इज ऑल्सो अ सिग्नल कि दिस बेबी इज अंडर स्ट्रेस and there is risk of baby breathing in the meconium or maybe asphyxiated, maybe not getting sufficient oxygen, getting limp, that is why baby is passing meconium. तो इन केसेस में भी हमारे को सिजेरियन डिलीवरी के लिए ऑप्ट करना चाहिए। जो भी हम अपना एक ब्यूटीफुल गिफ्ट बियर कर रहे हैं अपनी टमीज में, I really think that every pregnancy is precious, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा बेबी आगे चल के विराट कोहली या फिर नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी या कौन सा एक कितना सक्सेस अचीव करने वाला है अपनी लाइफ में। तो दिस इज द डिग्री ऑफ प्रेशियसनेस दैट वी अटैच टू एवरी पेशेंट, and I think this is the degree of positivity and motivation that every pregnant patient should carry, कि they are carrying the most precious thing in the world. So there are a few more live questions that I can see here. Somebody has asked about immunity after normal delivery or cesarean section in the baby. So immunity does not depend on normal delivery or cesarean section.
Ravindra, it actually is more influenced by breastfeeding. So breastfeeding is absolutely possible after both the modes of delivery, and we can ensure the best immunity to the baby by ensuring absolute breastfeeding, and which we are doing at Cloud9. Then people have asked about the benefits of normal delivery. I think we already know, especially if we are going to plan more pregnancies, then definitely normal delivery has the greatest advantage. For labor pains, people who are afraid of labor pains and want to opt for cesarean just to get rid of labor pains, there is a very beautiful option of epidural analgesia or painless delivery, and we are offering it day in and day out. It is absolutely safe and it makes the labor beautiful, and it does not numb your body. You can still walk around. आप चल भी सकते हो उस epidural catheter के साथ, और जब जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस का पेन होता है वो पता नहीं चलता है उसके साथ. बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन एक पूछा है यास्मीन ने कि कॉन्स्टिपेशन के लिए अगर हम रेगुलरली मेडिसिन लें तो क्या वो बेबी को कोई हार्म कर सकता है. Yasmin, it is absolutely safe to take constipation medicines. Almost all the medicines are absolutely safe, and I'm sure if it is by prescription, your doctor will know best what they are giving. और जो constipation in pregnancy is doubly harmful क्योंकि piles के जो टेंडेंसी है वो ऑलरेडी बढ़ी हुई होती है प्रेगनेंसी में. लेबर पेन्स में हमें और जो पुश करना है, जो स्ट्रेन करना है, वो भी पाइल्स और फिशर्स को बढ़ावा देता है. तो एटलीस्ट हम ऑलरेडी अगर एक हेल्दी पेरिनियम के साथ लेबर और डिलीवरी अंडरटेक करेंगे तो वी आर लेस लाइकली टू सफर फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स. किसी ने अपने ग्लूकोज लेवल्स शेयर किए हुए हैं, एंड जैस्मीन, येस दे आर बॉर्डरलाइन हाई, and the precautions to be taken are, the first measure here is diet control. In a diet, you should take a proper diet chart from a dietitian. We usually need an 1800 kilocalorie diet chart, और उसमें जो type of food है उसमें से refined foods, the foods that increase our blood sugar level suddenly, like refined foods, oil, ghee, sugars, dissolved sugars, especially liquid sugars, they have to be avoided totally. Have food rich in fiber. Fruits and vegetables are welcome, barring certain fruits like banana, grapes, chiku. And if at all the sugar is still not within the required range, we should take medicine, preferably insulin. If it is just borderline high and can be controlled with tablets, it can be controlled with tablets as well. Another very common question here, लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक. तो कॉर्ड अराउंड नेक से हम लोग बहुत पेशेंट्स बहुत डर जाते हैं लोग कि अगर कॉर्ड अराउंड नेक है तो वो तो जैसे रस्सी का फंदा हो गया बेबी के आसपास, और बेबी को कभी भी कोई नुकसान हो सकता है उससे. बट दैट्स नॉट ट्रू. जो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड है, इट इज़ नॉट अ रोप. वो ऐसे जेली कोटेड होती है दैट इट कैन हार्डली कंप्रेस एनीथिंग. इट इज़ सो इलास्टिक एंड सो कंप्रेसिबल कि अगर हम उसमें कभी गांठ भी लगाना चाहें कॉर्ड में तो इट कैनॉट बी अ टाइट नॉट. इट विल, एज सून एज वी रिलीज द कॉर्ड, इट विल ऑटोमेटिकली गेट लूज. सो a loop of cord around neck does no harm to the baby, especially without labor. Even during labor, loop of cord usually will not pose any harm. A loose loop of cord is very common and should not be the reason to resort to cesarean section. It is very rare कि sometimes the loop of cord may be such placed that as soon as the baby starts to descend down, with every contraction the heartbeat starts to go down. So if we notice that change in that rare case, we can always convert to a cesarean section at that time, but it is not an indication for a cesarean section. Somebody has asked, does one always have vaginal tear and need stitches during normal delivery? Can I do anything in advance to reduce the chances of vaginal tear? Yeah, okay. So practically almost always yes. Especially with Indian population, the types of perineum that in the first delivery, the type of perineum that women have
it is very, very common to need a vaginal incision, I would say, not tear. And that incision is well planned so that it does not harm your anatomy at all. And when we suture it, we do it in the most cosmetic way possible. And believe me, the stitches, the cut is not even visible when the patients come for a checkup at 3 months post delivery. So it disappears beautifully. So there is no reason to be afraid of it. And if what we can do to improve it, I think Kegels exercises are good in maintaining the resilience and the blood flow of the vagina and the perineum. Kegels यानी कि pelvic floor exercises where we are contracting and relaxing the perineum. And in subsequent deliveries, after the first delivery, many times second multiparous ladies में we don't need to really give a significant nick. Just a small nick or maybe no nick, we can, if we wait and stretch the perineum properly, we may be able to deliver the baby without any tear and without any cut. Heartburn is again a common problem in pregnancy, but let's stick to delivery. How much weight can a baby have for a normal delivery? See, anything more than 2.5 kg is good for baby's good survival, so that the baby does not face any problems. And when it comes to normal delivery, I think 2.5 kgs to 3.2 kgs is the best body weight with Indian builds, जो हमारी women हैं. We've seen कि 3.4 kg onwards, it is not absolutely impossible, but it is still more common to face certain problems during delivery, and the chances of non-progressive descent, the chances of landing in cesarean or the delivery getting difficult is more if the baby is approaching 3.5 kgs or more. Is it possible to give birth naturally after a cesarean? Yes, very much so. We call it vaginal birth after cesarean or a VBAC. And see, the only additional risk with trial of a normal delivery after cesarean is that the previous scar. The previous scar on the uterus, not the skin scar. बट यूट्रस को हमने जब कट करके बेबी को निकाल के वापस से स्टिच किया था, सो दैट स्टिच, दैट स्कार द बेबी कैन, द बॉडी कैन नॉट फॉरगेट. सो जब हम फिर से नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करेंगे तो द यूट्रस विल कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट प्रेशर विल कम ऑन द माउथ ऑफ द यूट्रस एज वेल एज ऑन द प्रीवियस स्कार. सो इफ वी चूज अवर पेशेंट्स केयरफुली, अगर यूट्रस का माउथ ऑलरेडी सॉफ्ट और रेजिलियंट है, अगर प्रीवियस सिजेरियन गुड हैंड्स में किया गया है, अगर प्रीवियस सिजेरियन को एक रीजनेबल टाइम हो गया है, वी प्रेफर 2 years ऑफ गैप बिटवीन द प्रीवियस सिजेरियन एंड द प्रेजेंट डिलीवरी. सो इन देन वी कैन एक्सपेक्ट कि मोस्ट प्रॉबेबली जब बेबी को के ऊपर कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे तो बेबी विल डिसेंड इनटू द सर्विक्स, इनटू द वजाइना एंड नॉट इनटू द स्कार. बट एट द सेम टाइम हमारे को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ता है बेबी का हार्ट रेट, क्योंकि दैट इज द फर्स्ट साइन जो कि हमें मिलेगा अगर प्रीवियस स्कार रप्चर हो रहा है. तो देर इज a 1% chance of the previous scar rupturing if we are trying for a normal delivery after a previous cesarean, और वो 1% is disastrous. I must admit that कि अगर really rupture हो जाए previous scar तो it becomes almost impossible to save the baby intactly because the harm is so rapid. So this is the reason that not many doctors, not many patients are keen on trial of a normal delivery after cesarean. But if we choose our patients carefully, that risk is actually as low as just 1%. And with suitable patients, we do VBAC with a complete OT backup, so that अगर ज़रूरत पड़े तो तुरंत हम उसको cesarean में convert कर सकते हैं. इसके अलावा जो भी रीज़न था फर्स्ट सिजेरियन का, दैट कैन ऑब्वियसली रहकर, अगर बेबी ने पॉटी कर दी थी तो वो सब कुछ फिर से भी हो सकता है कि बेबी नीचे नहीं आ रहा या पॉटी कर दी है, तो वी टेक द सिग्नल्स अर्ली विद द प्रीवियस सिजेरियन. वी नेवर स्ट्रेच इट टू फार टू ट्राई फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी एट एनी रिस्क. I think we end our questions here. And I hope कि इससे हमारे कुछ questions answer हो गए हैं. और when we think of delivery, we are not afraid but excited
and we are ready to celebrate delivery like a festival. And there is no place for anxiety or fear if you are in good hands in a good hospital like Cloudnine.